दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 21 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। तेहरान से ढाका तक कूटनीति की नई दस्तक, फिलिस्तीन पर 8 मुल्कों की एकजुट पुकार, इसराइल और तुर्की में बढ़ी तकरार, वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनातनी तो चीन की बातचीत वाली दरकार, और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हत्याओं के आंकड़ों से लेकर बंगाल के लाउडस्पीकर विवाद तक सियासत में घमासान। कहीं रिश्तों में रवानी, कहीं बस्ती पर परेशानी, कहीं बयानबाजी में तूफान है तो कहीं अमन की तलाश में चीन मैदान में है। आज की हर बड़ी खबर, हर बड़ा सवाल और हर नया बवाल एक ही रिपोर्ट में आपके सामने। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत करते हैं एक अहम कूटनीतिक अपडेट से, जिसका रिश्ता है ईरान और बांग्लादेश से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति यानी सदर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को उनके चुनाव और नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने अपने संदेश यानी पैगाम में दोनों देशों के बीच दोस्ती, आपसी सहयोग और रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। अब सवाल ये है कि एक बधाई संदेश में इतनी बड़ी बात क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी आलमी सियासत में राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच भेजे जाने वाले बधाई संदेश सिर्फ औपचारिकता नहीं होते हैं। कई बार ऐसे संदेश आने वाले कूटनीतिक रिश्तों की दिशा के भी संकेत देते हैं। दोस्तों, ईरान और बांग्लादेश के बीच पहले से ही राजनयिक रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय मुद्दों पर संपर्क भी रहा है, लेकिन हाल के समय में इन रिश्तों में वैसी सक्रियता नजर नहीं आई जैसी दूसरे देशों के साथ दिखाई देती है। ऐसे में तेहरान की तरफ से ढाका के नए राष्ट्रपति यानी सदर को बधाई यानी मुबारकबाद देना इस बात का संकेत यानी इशारा माना जा सकता है कि ईरान बांग्लादेश के साथ अपने संपर्क यानी ताल्लुकात को फिर से सक्रिय करना चाहता है। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। उसकी भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की वजह से उसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। वहीं ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी खास रणनीतिक स्थिति की वजह से महत्वपूर्ण है। अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि अभी सिर्फ बधाई संदेश के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगा कि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि तेहरान की तरफ से आया ये संदेश ढाका के साथ रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक संकेत जरूर माना जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकात होती है, क्या कोई नया समझौता सामने आता है और क्या ईरान बांग्लादेश रिश्तों में फिर से नई गर्माहट दिखाई देती है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में चलते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां इजराइल की बस्ती नीति को लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही। तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात 8 देशों ने मिलकर इजराइल की नई बस्ती नीति का विरोध किया है। इन देशों ने एक संयुक्त बयान में कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियों के विस्तार की निंदा की और खास तौर पर E1 बस्ती योजना को रद्द करने की मांग की है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर E1 योजना इतनी अहम क्यों है। दोस्तों E1 पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बीच का एक बेहद संवेदनशील इलाका है। फिलिस्तीन समर्थक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को चिंता ये है कि अगर इस इलाके में बड़े पैमाने पर बस्तियां बनाई जाती हैं तो वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों के बीच संपर्क और आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यानी मामला सिर्फ कुछ नई इमारतें बनाने का नहीं है। आलोचकों के मुताबिक इसका असर मुस्तकबिल में यानी भविष्य में बनने वाले फलस्तीनी राज्य की भौगोलिक यानी जुग्राफिया एकता पर पड़ सकता है। इसी वजह से E1 योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और इस
बार सबसे खास बात यह है कि विरोध करने वाले देशों की सूची काफी बड़ी हो चुकी है। इसमें तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी। याद रखिए, सऊदी अरब और इसराइल के बीच सामान्यीकरण को लेकर अमेरिका लंबे समय से कूटनीतिक कोशिश करता रहा है, लेकिन गजा में जारी संघर्ष और वेस्ट बैंक में बस्ती विस्तार जैसे मुद्दों ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद मुश्किल बना दिया है। मिस्र और जॉर्डन भी इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते रखने वाले अरब देश हैं। इसके बावजूद उन्होंने यूएन योजना का विरोध किया है। यानी फिलिस्तीन के सवाल पर अलग अलग राजनीतिक सोच रखने वाले देशों के बीच भी एक मुद्दे पर काफी हद तक समानता दिखाई दे रही है। पहला असर कूटनीतिक दबाव के रूप में हो सकता है, दूसरा असर अमेरिका और इसराइल के बीच होने वाली बातचीत पर पड़ सकता है, और तीसरा असर सबसे बड़ा है। अगर बस्ती विस्तार लगातार बढ़ता रहा तो दो राष्ट्र समाधान यानी इसराइल और एक स्वतंत्र यानी आजाद फिलिस्तीन राज्य के साथ साथ मौजूद रहने का विचार और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसराइल की तरफ से इस संयुक्त बयान पर क्या जवाब आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल संदेश साफ है। फिलिस्तीनी इलाकों में बस्ती विस्तार को लेकर मुस्लिम और अरब दुनिया के कई बड़े देश एक साथ विरोध की आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसराइल और तुर्की के बीच बढ़ती तल्खी की। दुनिया की राजनीति में कई बार नेताओं के बीच बयानबाजी होती है, लेकिन जब दो देशों के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण और बयान सीधे एक दूसरे के नेताओं पर आने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। इसी तरह की स्थिति इस वक्त इसराइल और तुर्की के बीच दिखाई दे रही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने तुर्की के राष्ट्रपति यानी सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें यहूदी विरोधी तानाशाह तक कह दिया गया। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पिछले काफी समय से एर्दोगान और नेतन्याहू के बीच गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी चल रही है। तुर्की के राष्ट्रपति यानी सदर लगातार गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं। एर्दोगान इसराइल पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल की कार्रवाई रोकने की मांग लगातार करते रहे हैं। इसके जवाब में इसराइल भी एर्दोगान की नीतियों और तुर्की के रुख पर हमला करता रहा है। अब मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि तुर्की कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। तुर्की नेटो का सदस्य है। दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी है। यानी दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ अंकारा और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर अमेरिका और नाटो के व्यापक रणनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ व्यापारिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाई। दूसरी तरफ इसराइल तुर्की पर हमास के प्रति नरम रुख रखने और ईरान के करीब होने जैसे आरोप लगाता रहा है। अब सबसे संवेदनशील मोर्चा सीरिया में दोनों देशों के सुरक्षा हित अलग अलग हैं। इसराइल सीरिया में ईरान समर्थित समूहों और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाई करता रहा है। वहीं तुर्की का भी सीरिया में अपनी सुरक्षा चिंताएं और सैन्य मौजूदगी रही है। ऐसे माहौल में अगर दोनों देशों की सेनाओं या समर्थित गुटों के हित किसी जगह टकराते हैं तो किसी गलत आकलन या गलत फहमी से स्थिति अचानक बिगड़ सकती है। फिलहाल सीधी जंग की बात नहीं है, लेकिन बयानबाजी का इतना तीखा होना जरूर बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये तनाव सिर्फ बयानबाजी तक रहता है या आने वाले दिनों में इसके और गंभीर कूटनीतिक या क्षेत्रीय नतीजे सामने आते हैं। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में रुख करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की। वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहले से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहरा मतभेद है। इसी बीच चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करने की अपील की है। चीन का कहना है कि सिर्फ धमकियों और प्रतिबंधों से समस्या का समाधान नहीं होगा। बीजिंग की तरफ से जोर इस बात पर है कि दोनों पक्षों को तनाव कम करना चाहिए और बातचीत की मेज पर बैठकर विवाद का कूटनीतिक समाधान तलाशना चाहिए।
अब सवाल ये है कि चीन अचानक इतना सक्रिय क्यों दिखाई दे रहा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमतें, शिपिंग रूट, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक प्रभावित होती है। यही वजह है कि चीन समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतें तनाव को बातचीत के रास्ते पर लाने की कोशिश करती रही हैं। चीन की इस भूमिका को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बीजिंग पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभा चुका है। अब अमेरिका और ईरान के बीच भी चीन खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा जो दोनों पक्षों से बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करे। वहीं ईरान का रुख है कि उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए और उसके साथ बराबरी के आधार पर बातचीत हो। यानी दोनों पक्षों की पहली शर्त ही अलग है। यही गतिरोध बातचीत को मुश्किल बनाता है और अगर बातचीत नहीं हुई और प्रतिबंधों का दबाव और ज्यादा बढ़ा तो आशंका है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल, खाड़ी देश और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए चीन की एक लाइन इस वक्त काफी अहम है। तनाव बढ़ाने से नहीं, बातचीत से रास्ता निकलेगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान इस अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं भारत की दो बेहद अहम संवेदनशील खबरों से। पहली खबर है साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन यानी SAJC की एक रिपोर्ट को लेकर। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच भारत में कम से कम 44 मुसलमानों की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 19 मौतों का संबंध पुलिस और सुरक्षा बलों जैसी राज्य एजेंसियों से जोड़ा गया, जबकि 25 मौतों को हिंदू चरमपंथी गैर राज तत्वों से जुड़े सांप्रदायिक हिंसा बताया गया। रिपोर्ट का दावा है कि अगर इसी तरह की घटनाएं आगे भी होती रहीं तो 2026-2022 के बाद सबसे घातक वर्षों में शामिल हो सकता है। लेकिन यहां आपके लिए एक जरूरी बात साफ कर दूं, ये आंकड़े SAGC की रिपोर्ट में किए गए दावे हैं और इसकी स्वतंत्र यानी आजादाना पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम और सरकारी आंकड़े मानना सही नहीं होगा। ऐसी रिपोर्टों को समझते वक्त ये भी देखना जरूरी होता है कि घटना किस तरह दर्ज हुई, पुलिस रिकॉर्ड में उसका क्या कारण बताया गया और अदालत या स्वतंत्र जांच में क्या सामने आया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दावे के मुताबिक राज्य भर में 5299 लाउडस्पीकर हटाए गए, जिनमें 4203 मस्जिदों से जुड़े बताए गए हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो हटाए गए लाउडस्पीकरों में लगभग 80% मस्जिदों के बताए जा रहे और यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों और कुछ नेताओं का सवाल है कि अगर कार्रवाई सभी धार्मिक स्थलों पर बराबर हुई तो मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकरों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी पहुंची थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस मस्जिदों से अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर हटाने के मौखिक निर्देश दे रही है, लेकिन अदालत ने 18 अगस्त को इस याचिका को खारिज कर दिया और इसे अस्पष्ट बताया। दूसरी तरफ प्रशासन की दलील अलग है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई किसी धर्म को निशाना बनाकर नहीं की गई, बल्कि नॉइज पॉल्यूशन और कानून व्यवस्था के नियमों के तहत की गई है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की गई और जहां नियमों का उल्लंघन मिला वहां कार्रवाई हुई है। सरकार समर्थक पक्ष का ये भी कहना है कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि दूसरे धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है, अगर नियम सभी के लिए बराबर है तो आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा। यही सवाल अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
विपक्षी दल राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून के पालन की कार्रवाई बता रहे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही चीज दिखाई दे रही। कहीं बातचीत की कोशिश है, कहीं कूटनीतिक दबाव है और कहीं बयानबाजी से तनाव बढ़ रहा है। ईरान बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने का संकेत दे रहा है। 8 देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल की बस्ती नीति का विरोध कर रहे हैं। इजराइल और तुर्की के बीच जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन बातचीत का रास्ता सुझा रहा और भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़े आंकड़े और पश्चिमी बंगाल का लाउडस्पीकर विवाद घरेलू राजनीति में नई बहस पैदा कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक सियासत गर्म है, कूटनीति सक्रिय है और आने वाले दिन में कई मोर्चों पर तस्वीर और साफ हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।